नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के YouTube चैनल पर। और आज से अपन ये क्लास शुरू करने जा रहे हैं रीट स्पेशल साइको की। तो आज इस क्लास में अपन पढ़ेंगे मनोविज्ञान, और मनोविज्ञान में भी आपके सिलेबस में जो चलता है वो टॉपिक वाइज अपन अध्ययन करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको बता भी देती हूँ कि अपन अच्छे से एग्जाम डेट को देखते हुए पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ अपन टारगेट इस तरीके से रखेंगे कि अपना जो सिलेबस है वो कम से कम 15 दिन पहले कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद अपन उस पूरे सिलेबस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी अध्ययन कर सके, या सभी जितने भी प्रश्न बनते हैं उनकी तरफ भी अपन देख सके। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ और शुरू करते हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा नाम है। अपन यदि बात करें तो प्राचीन काल में दर्शन शास्त्र नाम से एक विषय था, दर्शन शास्त्र विषय था, और उस समय मनोविज्ञान नाम का कोई विषय ही नहीं था। और फिर यूं हुआ कि धीरे धीरे आवश्यकता के अनुसार या परिस्थितियों के अनुसार सामान्यतः दर्शन शास्त्र से ही एक विषय अलग किया गया। जो इसकी शाखा थी उसको अलग विषय के रूप में, विषय की विस्तृतता को देखते हुए या विशालता को देखते हुए उसे अलग किया गया। और अलग किया गया तो उसे क्या कहा गया था? मनोविज्ञान कहा गया था। उसके अगर पूरे इतिहास के बारे में देखें तो सर्वप्रथम जब ये मनोविज्ञान अलग हुआ था तब ये आत्मा का अध्ययन कर रहा था। तो आत्मा से लेकर इसने 20वीं शताब्दी तक व्यवहार तक का सफर तय किया। तो इस प्रकार से मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा था, और उसके बाद ये अलग स्वतंत्र विषय के रूप में आया। और लगभग 16वीं शताब्दी से ये अलग विषय के रूप में अस्तित्व में आ चुका था, और उस समय ये आत्मा का अध्ययन कर रहा था, परंतु वर्तमान में इसे व्यवहार के विज्ञान के रूप में जाना जाता है। यह व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन ये मनोविज्ञान विषय करता है। अब अपन बात करते हैं कि मनोविज्ञान जो है वो एक बहुत बड़ा विषय है। मैंने आपको बताया कि विषय की विशालता के कारण ही इसे अलग विषय के रूप में देखा गया, अलग विषय के रूप में पढ़ा गया। और जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे आवश्यकता अनुसार अब मनोविज्ञान यानी मन का वैज्ञानिक अध्ययन या व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन की यदि अपन बात करें तो व्यवहार तो सबका होता है, बच्चों का भी होता है, बुजुर्गों का भी होता है, बाल्यावस्था के बालक का भी होता है, इसके साथ साथ किशोरों का भी होता है, जीवों का भी होता है। तो इस प्रकार से अनेक प्राणियों का, सजीवों का, तो अनेक प्राणियों का है वो व्यवहार होता है। पशु भी व्यवहार करते हैं, मनुष्य भी व्यवहार करते हैं। तो इस आधार पर मनोविज्ञान को अनेक अलग अलग शाखाओं में बांट दिया गया, अर्थात इसकी अलग अलग अनेक शाखाएं बनने लगी। और जब इसकी अलग अलग अनेक शाखाएं बंटने लगी तो उनमें अनेक शाखाएं आई, जैसे बाल मनोविज्ञान भी आया, बाल मनोविज्ञान भी आया। इसके साथ साथ यदि अपन विकासात्मक मनोविज्ञान की बात करें, विकासात्मक मनोविज्ञान भी आया, और इसके साथ साथ किशोर मनोविज्ञान भी आया, पशु मनोविज्ञान भी आया, बुजुर्ग मनोविज्ञान भी आया। इस प्रकार से मनोविज्ञान अनेक शाखाओं में बंटा, और अनेक शाखाओं में और अलग अलग शाखाओं में अलग अलग अध्ययन किया जाने लगा। तो इस प्रकार से मनोविज्ञान की अनेक शाखाएं निकली। और उसमें भी यदि अपन बात करें, इन सब चीजों को यदि अपन एक तरफ रख दें तो अपन बात करेंगे कि सर्वप्रथम कौन सा विषय था? दर्शन शास्त्र था। ये अपन देख चुके। सबसे पहले दर्शन शास्त्र, और दर्शन शास्त्र से अलग कौन हुआ? मनोविज्ञान अलग हुआ। और मनोविज्ञान से अलग कौन हुआ? कौन हुआ? विकासात्मक मनोविज्ञान अलग हुआ। यानी इसकी अनेक शाखाएं थी, उन्हीं अनेक शाखाओं में इसकी एक शाखा थी विकासात्मक मनोविज्ञान। और ये जो विकासात्मक मनोविज्ञान है, इसके अंदर ही इसी से एक शाखा और निकली जिसे बाल विकास कहा जाता है। यहां पर ये दो चीजें हैं, अलग अलग मत है। देखिए, मनोविज्ञान में भी बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शाखा के रूप में चलती है,
हम इसकी शाखा भी बाल मनोविज्ञान मान सकते हैं। साथ साथ चूंकि इसके साथ विकास शब्द जुड़ गया तो बाद में इसे इसकी शाखा के रूप में जाना जाने लगा। हालांकि ये बाल मनोविज्ञान ही बाल विकास था। किस रूप में बना, कैसे बना, वो चीज अपन देखते हैं। तो यहां पर सबसे पहले तो मनोविज्ञान की अनेक शाखाएं निकली। उन्हीं अनेक शाखाओं में एक बाल मनोविज्ञान था या बाल मनोविज्ञान नाम से एक शाखा निकली थी। ठीक है, और इसी बाल मनोविज्ञान ने समय के साथ साथ विकास किया और विकास के तहत ये क्या बन गई, बाल विकास बन गई। उसी प्रकार से यदि अपन इस रूप में देखें तो मनोविज्ञान से विकासात्मक मनोविज्ञान निकला और विकासात्मक मनोविज्ञान के एक अंग के रूप में ही बाल विकास का जन्म हुआ। ठीक, क्यों? क्योंकि विकास से ये संबंधित है और विकास से ये संबंधित है। अब अपन बात करते हैं कि बाल मनोविज्ञान क्या है और बाल विकास क्या है। देखिए, बाल मनोविज्ञान जब मनोविज्ञान की शाखा के रूप में बना था तो ये भी लगभग 17वीं शताब्दी में अस्तित्व में आ चुका था। 17वीं शताब्दी में बाल मनोविज्ञान अस्तित्व में आ चुका था। और इसमें किसका अध्ययन किया जाता था? इसमें बालक का गर्भावस्था से और किशोरावस्था तक, गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक अध्ययन किया जाता था। बाल्यावस्था तक अध्ययन किया जाता था। दोबारा देख लीजिए, मनोविज्ञान से जब मनोविज्ञान की शाखा निकली 17वीं शताब्दी के लगभग बाल मनोविज्ञान के नाम से, तो उसमें बालक की गर्भावस्था से लेकर बाल्यावस्था तक का अध्ययन किया जाता था। और बाल्यावस्था की यदि अपन बात करें तो लगभग 12 वर्ष तक की अवस्था कौन सी मानी जाती है? बालक की बाल्यावस्था मानी जाती है। तो यहाँ पर गर्भावस्था से और 12 वर्ष तक के बच्चे का अध्ययन किया जाता था, बच्चे के व्यवहार का अध्ययन किया जाता था और वही शाखा क्या कहलाती थी? बाल मनोविज्ञान। यदि अपन इसको परिभाषित करें तो देखिए, बालकों का मनोविज्ञान के सिद्धांतों, परिभाषा इस प्रकार से हो सकती है कि बालकों का मनोविज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर अध्ययन करना ही क्या कहलाती है? बाल मनोविज्ञान कहलाता है। या बाल मनोविज्ञान शाखा में क्या किया जाता था? बालकों का अध्ययन किया जाता था, परंतु किस आधार पर? मनोविज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर किया जाता था। और कहां से कहां तक? ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। इस बात को आपको विशेषतया ध्यान रखना है कि गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक के बच्चे के व्यवहार का अध्ययन ही इसके अंतर्गत किया जाता था। बाद में यूं हुआ कि 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं सदी तक आते आते या 19वीं शताब्दी तक आते आते और एक विद्वान आए। उन्होंने, कौन से विद्वान आए, किस किस प्रकार से परिवर्तन हुआ, ये अपन अभी देखेंगे, परंतु इसके इतिहास के अंतर्गत उन्होंने एक नया परिवर्तन किया। और उन्होंने परिवर्तन क्या किया कि जो गर्भावस्था का बालक है वहां से इस बालक का अध्ययन किया जाएगा, परंतु इसका बाल्यावस्था तक न किया जाकर किशोरावस्था तक किया जाएगा। किशोरावस्था तक इसका अध्ययन किया जाएगा। यानी बालक का अध्ययन गर्भावस्था तक, कहां तक? गर्भावस्था से लेकर कहां तक किया जाएगा? किशोरावस्था तक किया जाएगा। और इस प्रकार से यहाँ पर विकास की लगभग 3 अवस्थाओं का अध्ययन किए जाने के कारण यही बाल मनोविज्ञान ही किस रूप में बन गया या किस रूप में अस्तित्व में आ गया? बाल विकास के अस्तित्व में आ गया। तो यहाँ पर पता चली ना नई बात कि बाल मनोविज्ञान और बाल विकास कोई अलग अलग चीज नहीं है। अब रीट के एग्जाम के सिलेबस की यदि अपन बात करें तो इसमें सिलेबस में चलता है बाल विकास। तो बाल विकास है क्या? बाल मनोविज्ञान ही बाल विकास है।
पहले बाल्यावस्था तक अध्ययन किया जाता था, तब तो ये बाल मनोविज्ञान के रूप में था, बाल मनोविज्ञान हम कहते थे। और उसके बाद जब किशोरावस्था तक इसका अध्ययन किया जाने लगा, तब हम इसका नाम क्या रख देते हैं, हम इसका बाल विकास नाम रख देते हैं। देखते हैं आगे। देखिए यहां पर अपनों ने जो परिभाषा देखी, अपनों ने परिभाषा किसकी देखी, बाल मनोविज्ञान की परिभाषा देखी। सबसे पहले यदि अपन दर्शन शास्त्र की बात करें, तो जहां पर दार्शनिक दृष्टिकोण का अध्ययन किया जाता हो या आत्मा व परमात्मा तत्व के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता हो, तो वहां पर तो वो शाखा क्या कहलाती है, दर्शन। और मन से ही संबंधित होने के कारण, आत्मा से ही संबंधित होने के कारण जो शाखा अलग हुई उसे क्या कहा गया, मनोविज्ञान कहा गया। सामान्यतः ये क्या करता है, प्राचीन काल की परिभाषा अलग थी, धीरे धीरे जैसे जैसे मनोविज्ञान ने विकास किया उसकी परिभाषा में परिवर्तन आता गया। और वर्तमान में ये क्या करता है, ये सजीवों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन ये करता है, वैज्ञानिक अध्ययन ये करता है। कौन करता है, मनोविज्ञान करता है। ठीक है, तो यहां पर ये रहा मनोविज्ञान। उसके बाद अपन बात करते हैं कि विकासात्मक मनोविज्ञान। तो विकासात्मक मनोविज्ञान में विकास की सभी अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। विकास की सभी अवस्थाओं का अध्ययन, विकास की सभी अवस्थाओं का अध्ययन जिस विषय के अंतर्गत किया जाता है, अवस्थाओं का अध्ययन जिस विषय के अंतर्गत किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विकासात्मक मनोविज्ञान कहते हैं। तो विकास की सभी अवस्थाओं, तो विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है और कितनी होती है। तो अपन यदि शुरू से बात करें तो पहली अवस्था होती है गर्भावस्था, उसके बाद होती है शैशवावस्था, और उसके बाद जो अवस्था होती है वो बाल्यावस्था, उसके बाद आती है किशोरावस्था, और उसके बाद आती है प्रौढ़ावस्था, और उसके बाद आती है वृद्धावस्था। यानी इस प्रकार से 6 अवस्थाएं हैं वो मनुष्य की मानी जाती है। और इन 6 का अध्ययन जिस मनोविज्ञान के तहत किया जाता है उसी को अपन क्या कहते हैं, विकासात्मक मनोविज्ञान कहते हैं। अब इसके अंतर्गत ये एक बहुत बड़ा विषय हो गया। अब आपको यूं कह दिया जाए कि एक रोटी एक साथ पूरी खानी है, नहीं खा पाओगे, बाइट करने पड़ेंगे आपको। तो इसके लिए क्या किया गया कि ये एक बहुत बड़ा हो गया, तो हम यूं चाहते थे कि किसी न किसी तरीके से इसके अध्ययन को सरल किया जाए। तो सरल करने के लिए हमने क्या किया, इसकी इन 3 अवस्थाओं को अलग से करके पढ़ना शुरू कर दिया। यानी एक शाखा हमने इसकी बनाई, और वो कौन सी बनाई थी, बाल मनोविज्ञान। ये समझने का तरीका है, बाल मनोविज्ञान। पहले मनोविज्ञान की सिर्फ विकासात्मक शाखा थी, फिर मनोविज्ञान की ही इससे और अलग होकर क्या शाखा बन गई, एक और शाखा बन गई बाल मनोविज्ञान। अब बाल मनोविज्ञान में किन किन का अध्ययन किया जाता था, गर्भावस्था से लेकर बाल्यावस्था तक अध्ययन किया जाता था। फिर जैसे जैसे विकास हुआ, तो सामान्यतः जब गर्भावस्था में बालक होता है तो बाल्यावस्था तक वह किसी भी रूप में पूर्ण नहीं होता। न तो वह परिपक्वता को प्राप्त करता है, न वह वृद्धि में पूर्णता को प्राप्त कर पाता है। तब यूं हो गया कि ये एक अधूरा ज्ञान देने वाला विज्ञान था। और ये सामान्यतः किशोरावस्था जो एक बड़ा पार्ट मनोविज्ञान का है, और ये भी वृद्धि व विकास को बहुत अधिक प्रभावित करता है, तो इसलिए इस पार्ट को छोड़ दिया गया था। तो बाद में फिर इसको भी इसमें शामिल करते हुए और एक और शाखा बना ली गई, जो किस नाम से बनी, बाल विकास के नाम से बनी। ठीक है,
ये शाखा यदि अपन बात करें तो ये 17वीं शताब्दी में अस्तित्व में आ गई थी, और यदि इस शाखा की बात करें तो ये लगभग 19वीं 20वीं शताब्दी की देन है, वो मानी जाती है। ठीक है, और इस शाखा के अंतर्गत जो रीट में आपका सिलेबस है वो यहीं से शुरू हो रहा है, बाल विकास से। तो इसमें क्या होता है, इसमें गर्भावस्था से लेकर और किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर अपन यूं कह सकते हैं कि विकास की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करने वाला विज्ञान ही क्या कहलाता है, बाल विकास कहलाता है। परंतु ये गर्भावस्था से लेकर सिर्फ किशोरावस्था तक की अवस्थाओं का ही अध्ययन करता है। अब अपन आते हैं इसके इतिहास पर कि किस प्रकार से ये 3 थे, फिर 4 जुड़े, किसने जोड़ा, क्यों जोड़ा, कब जोड़ा, कैसे ये अस्तित्व में आया, इसका पूरा इतिहास अब अपन देखते हैं। यहाँ पर आपको टॉपिक के संबंधित या टॉपिक से संबंधित सभी जानकारी एक ही जगह पर उपलब्ध हो जाएगी। अपन बात करते हैं बाल विकास, और बाल विकास में भी किसकी बात करते हैं, बाल विकास में भी अपन बात करते हैं इसके इतिहास की। मैंने आपको अभी बताया कि सामान्यतः जो बाल विकास है उसमें जो बाल मनोविज्ञान शाखा है जिससे ये निकला था, उसका जन्म लगभग 17वीं शताब्दी में हो गया था। तो हम मान सकते हैं कि बाल विकास का जन्म कब हो गया था, 17वीं शताब्दी से हो गया था, क्योंकि उसी का परिवर्तित रूप ये है। ठीक है, तो इसका जन्म कब हो गया था, 17वीं शताब्दी में हो गया था। और 17वीं शताब्दी में किसने किया था, तो एक विद्वान का नाम आता है कॉमेनियस। अब कॉमेनियस नामक एक विद्वान, जिनका नाम जॉन कॉमेनियस भी मिलता है, तो जॉन कॉमेनियस नामक जो विद्वान थे, उन्होंने सन 1628 ईस्वी में स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की थी। स्कूल ऑफ इन्फेंसी, जिसका हिंदी अर्थ यदि अपन देखें तो जिसे शिशु विद्यालय कहा जा सकता है। शिशु विद्यालय कहा जा सकता है। अपन किसको पढ़ रहे हैं, बाल विकास के इतिहास को। बाल विकास कब अस्तित्व में आया, 16वीं शताब्दी में। किस रूप में अस्तित्व आया, बाल मनोविज्ञान के रूप में। कौन लेकर आया, जॉन कॉमेनियस। किसके माध्यम से, तो इन्होंने स्कूल ऑफ इन्फेंसी या शिशु विद्यालय नामक संस्था की स्थापना की थी। कब की थी, 1628 ईस्वी में। इन्होंने 2 पुस्तकें भी लिखी थी। सामान्यतः जो 2 पुस्तकें लिखी थी वो किस विषय पर आधारित थी, तो इनके द्वारा रचित जो पहली पुस्तक थी वो थी प्राथमिक स्तर पर आधारित। प्राथमिक स्तर के लिए सामान्यतः अपन क्या पढ़ रहे हैं, बाल मनोविज्ञान। तो बाल मनोविज्ञान में सामान्यतः 12 वर्ष का बालक होता है। तो पहले बच्चा जो पढ़ना शुरू करता था वो 6 वर्ष की अवस्था में करता था, और 6 वर्ष के बाद जब वो पढ़ना शुरू करता था तो 12 वर्ष में वो लगभग प्राथमिक स्तर ही प्राप्त कर पाता था। तो इसलिए इन्होंने पहली पुस्तक प्राथमिक स्तर पर जो बालक होता है वो किस प्रकार होता है, किस किस प्रकार के उसमें व्यवहार या बदलाव है वो देखे जा सकते हैं, उससे संबंधित इन्होंने पुस्तक लिखी। दूसरी पुस्तक इनकी अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि वो पाठ्यक्रम से संबंधित थी। और ये पाठ्यक्रम से संबंधित भी क्या बता रही थी, इसमें क्या था, इसमें यूं था कि पाठ्यक्रम को भी रुचिकर बनाया जाए। और किसके माध्यम से रुचिकर बनाया जाए, चित्रों के माध्यम से रुचिकर बनाया जाए। और ये इनकी अत्यंत महत्वपूर्ण थी। जो वर्तमान विद्या पद्धति है वो भी इसी आधार पर चल रही है। और आजकल अपन देखते हैं कि 11th 12th तक की जो किताबें आती हैं उनमें भी साथ साथ डायग्राम दिए जाते हैं, चित्र दिए जाते हैं। जैसे
यदि 12वीं क्लास में हिंदी से संबंधित कोई अपने को राइटर को पढ़ना है, अपने को कोई पोएट यानी कवि को पढ़ना है, तो भी अपन क्या करते हैं कि जैसे ही वो लेसन या वो इकाई निकालते हैं तो उस लेखक की एक छाया चित्र या फोटो हमें दिख जाएगी। तो चित्र जब अपने को देखने को मिल जाते हैं और बच्चा जब वो बहुत छोटा बच्चा होता है तो उसको सेब लाकर कहते हैं कि बेटा ये क्या है, कि ये सेब है, तो वो उसको याद आसानी से कर लेता है। तो इसलिए इन्होंने 2 परिवर्तन करने के लिए कहा था कि बच्चों से संबंधित आपको 2 परिवर्तन करने चाहिए। और 2 परिवर्तन कौन कौन से करने चाहिए कि एक तो प्राथमिक स्तर के बालक का अध्ययन करना चाहिए, दूसरा पाठ्यक्रम को रुचिकर बनाने के लिए अपने को चित्रों की सहायता लेनी चाहिए। ठीक है, ये थी बात कब की, 17वीं शताब्दी की। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे, इसके इतिहास को आगे बढ़ाते हैं। बाल विकास का इतिहास 17वीं शताब्दी में इसने जन्म लिया। किस रूप में जन्म लिया? बाल मनोविज्ञान के रूप में। कौन लेकर आया? जॉन कॉमेनियस 1628 में स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना करके लेकर आया। बढ़ते हैं आगे। अगर अपन बात करें अगली शताब्दी की, अगली शताब्दी यानी 18वीं शताब्दी। अब 18वीं शताब्दी है, वो भी बाल मनोविज्ञान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण शताब्दी मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि इसमें एक विद्वान आए थे, पेस्टालोजी नामक एक विद्वान आए थे। और पेस्टालोजी ने बालकों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करने पर बल दिया था। तो व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन की जहां पर बात आई, तो इसलिए पेस्टालोजी का योगदान भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण माना जाता है। इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था बेबी बायोग्राफी। ये इनकी पुस्तक थी। और इस बेबी बायोग्राफी में इन्होंने दिया क्या था? इन्होंने सबसे पहली बात तो ये ही इससे संबंधित तथ्य ही इन्होंने अपनी पुस्तक में दिए थे। और दूसरी बात यदि बात करूं तो इन्होंने एक महत्वपूर्ण कार्य ये भी किया था कि अपने बालक, इनका स्वयं का एक बालक था, इनका बेटा था जिसका नाम था अल्बर्ट। और ये अल्बर्ट जिस समय ये इस संबंध में कार्य कर रहे थे, उस समय ये बालक था 3.5 वर्ष का। तो इन्होंने अपने बालक अल्बर्ट जो 3.5 वर्ष का था, उसी का ही अध्ययन किया। और उसी का अध्ययन करते हुए उन्होंने एक डायरी लिखना शुरू कर दिया था। एक डायरी लगाई थी और उस डायरी पर दैनिक दिनचर्या को वो लिखते थे और शब्द रूप देते थे, मतलब ये लिखते थे। दैनिक दिनचर्या कैसे? आज बालक है, देखिए सामान्यतः यूं नहीं होता कि बच्चा एकदम से दौड़ना शुरू कर देता है। वो किस किस प्रकार से अपने पैरों को मजबूती देता है, किस प्रकार से अपने उंगलियों पर, अपने हाथों पर नियंत्रण स्थापित करता है, किस किस प्रकार से वो शब्दों को बोलना शुरू करता है। तो इस प्रकार से उन्होंने वो 3.5 वर्ष से शुरू की थी ये डायरी, और 12 वर्ष तक सभी चीजों का इन्होंने ब्यौरा लिखा था। और 12 वर्ष तक इन्होंने जो बदलाव देखे थे उसके आधार पर इन्होंने वैज्ञानिक अध्ययन किया था, और वही सब इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा था, जिस पुस्तक का नाम क्या था? बेबी बायोग्राफी। तो इसलिए पेस्टालोजी का योगदान भी इस शताब्दी में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इन्होंने ये पुस्तक कब लिखी थी? इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी 1774 ईस्वी में। 1774 यानी 18वीं शताब्दी में। तो पहले अपनों ने पढ़ी 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी
क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? 18वीं शताब्दी में बाल मनोविज्ञान ने किस प्रकार से विकास किया? तो यहाँ पर पेस्टोलॉजी प्रमुख विद्वान थे, हालांकि टाइडमैन भी इसी में आएंगे और अभी अपन टाइडमैन को भी पढ़ेंगे, परंतु महत्वपूर्ण जो थे वो पेस्टोलॉजी थे, जिन्होंने अपने 3.5 वर्षीय बालक का अध्ययन किया था और स्वयं अध्ययन करते हुए उसके 12 वर्ष तक के अध्ययन को इन्होंने बेबी बायोग्राफी में 1774 ईस्वी में लिखा था। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे। हाँ, तो उसके बाद अपन देखते हैं आगे। अब 18वीं शताब्दी में जब पेस्टोलॉजी इस प्रकार का अध्ययन कर रहे थे, तो इनका प्रभाव या इनके इस अध्ययन का प्रभाव एक अन्य मनोवैज्ञानिक पर भी पड़ा और उन्हीं का नाम माना जाता है टाइडमैन। टाइडमैन। अब यहां पर मैं बता देती हूं कि 18वीं शताब्दी ही अपन पढ़ रहे हैं। 17वीं शताब्दी में हमने एक विद्वान को पढ़ा था, कॉमेनियस, जिनका महत्वपूर्ण योगदान था, और 18वीं शताब्दी में अपनों ने पेस्टोलॉजी को पढ़ लिया और उसके बाद अपन पढ़ने जा रहे हैं टाइडमैन। देखिए, टाइडमैन ने पेस्टोलॉजी को पढ़ा और पेस्टोलॉजी को देखा, तो पेस्टोलॉजी जिस प्रकार से कार्य कर रहे थे ये उनके कार्य से प्रभावित हुए और उनके कार्य से प्रभावित होकर इनका भी एक 3.5 वर्षीय बालक था, तो इन्होंने भी अपने उसी बालक पर अध्ययन करना शुरू कर दिया। हालांकि इन्होंने इस बालक के 2 स्पेशली तथ्य लिए थे। कौन सा? शारीरिक व मानसिक। इन्होंने 2 तत्वों पर अध्ययन करना शुरू किया था, या फिर मैं यूं कह सकती हूं 2 पक्षों का अध्ययन शुरू किया था। ठीक है, टाइडमैन ने भी अपने ही बालक, कौन सा 3.5 वर्षीय, और उसके शारीरिक व मानसिक व्यवहार का विवरण इन्होंने प्रस्तुत करना शुरू कर दिया था और उन्होंने व्यवहार का अध्ययन शुरू किया था। अब इन्होंने भी, जब चूंकि ये पेस्टोलॉजी की कॉपी कर रहे थे, यानी उनका प्रभाव सबसे अधिक था, तो इन्होंने पुस्तक भी उसी नाम से लिख दी थी। इनकी पुस्तक भी उसी नाम से मिलती है जिस नाम से पेस्टोलॉजी की मिलती है। कौन सी? बेबी बायोग्राफी। बेबी बायोग्राफी नाम से ही पुस्तक इनकी मिलती है। हालांकि 1774 में पेस्टोलॉजी की पुस्तक आ चुकी थी, जबकि इनकी पुस्तक आई थी 1787 ईस्वी में। और इन्होंने जो नई चीज मनोविज्ञान को दी थी वो थी केस स्टडी, अर्थात वो केस स्टडी की नींव यहाँ पर रख देते हैं। अब केस स्टडी क्या होती है ये अपन आगे पढ़ेंगे विस्तृत रूप में। पहले सामान्यतः मैं यूं बता देती हूँ कि बालक के आसपास के वातावरण और उसके पहले के, यानी उसके बीते हुए कल को जोड़कर संबंधित करके और अध्ययन करने को ही अपन केस स्टडी मान लेते हैं। तो यहाँ पर इस पर विस्तृत चर्चा अपन आगे करने वाले हैं, परंतु यहाँ पर तो अपन विकास पढ़ रहे हैं या इतिहास पढ़ रहे हैं। तो 18वीं शताब्दी में दूसरे मनोवैज्ञानिक कौन आते हैं? टाइडमैन, जो पेस्टोलॉजी से ही प्रभावित थे और उनके आधार पर ही इन्होंने 3.5 वर्षीय अपने ही बालक के शारीरिक व मानसिक व्यवहार का ब्यौरा प्रस्तुत किया था। किसमें प्रस्तुत किया था? अपने पुस्तक बेबी बायोग्राफी में, जो इनकी पुस्तक कब आई थी? 1787 में आई थी, उनकी 74 में आ चुकी थी। अब समस्या आती है कि यदि प्रश्न आ जाए तो क्या करें? क्यों? क्योंकि नाम तो अलग अलग है, पुस्तक एक ही है। तो देखिए, पहली बात तो विवादित प्रश्न आते नहीं है, और दूसरी बात आप पढ़ रहे हैं रीट की एग्जाम के लिए, तो रीट की एग्जाम में तथ्यात्मक प्रश्नों से ज्यादा व्याख्यात्मक प्रश्न आते हैं, या फिर थ्योरेटिकल प्रश्न ज्यादा आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि सामान्यतः आपने देखे होंगे कि एक बच्चा है, वो इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, तो उस पर कौन सा सिद्धांत लागू होगा, इस प्रकार से प्रश्न ज्यादा आएंगे। और तथ्य या आंकड़े हैं वो बहुत ही कम पूछे जाते हैं। दूसरी बात, पूछे भी जाए तो उनमें भी विवादित प्रश्नों से दूर रहा जाता है। तीसरी बात, फिर भी पूछ लिया जाए तो ऐसे तो पूछा नहीं जाएगा कि बेबी बायोग्राफी किसकी पुस्तक है,
क्योंकि ये दो लोगों की पुस्तक है। सामान्यतः यूं पूछा जाएगा कि 1787 में लिखी गई बेबी बायोग्राफी किसकी पुस्तक थी, तब तो थी टाइडमैन की। और सामान्यतः यूं ही पूछा जाएगा कि टाइडमैन की पुस्तक का नाम क्या है, तो बेबी बायोग्राफी है। उसमें इस प्रश्न में कहीं कोई विवाद नहीं होगा और कोई समस्या भी नहीं आएगी। तो इसलिए प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जाए, यूं पूछ लिया जाए कि पेस्टालोजी की पुस्तक का क्या नाम है, बेबी बायोग्राफी है। टाइडमैन की पुस्तक का क्या नाम है, बेबी बायोग्राफी। उनकी कब लिखी गई थी, 74 में, इनकी 87 में लिखी गई थी। तो इस प्रकार से आपको अपने आंकड़े क्लियर करने हैं। और फिर भी मान लो 1% इस प्रकार से आ भी जाए कि बेबी बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है, पहली बात तो पेस्टालोजी और टाइडमैन दोनों विकल्प में नहीं आएंगे। और यदि 1% के लिए आ भी जाए तो आप पेस्टालोजी करेंगे, क्योंकि वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। और सबसे पहले उन्होंने ये अध्ययन शुरू किया था, इन्होंने लगभग उनकी कॉपी किया था। क्यों? क्योंकि वो उनसे प्रभावित थे। नई चीज की यदि अपन बात करें तो इन्होंने केस स्टडी की जो नींव रखी थी, ये सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। और यहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन अगली शताब्दी की तरफ और बाल विकास के या बाल मनोविज्ञान के इतिहास की अगली शताब्दी की तरफ। अब अपन बात करते हैं अगली शताब्दी। पहले अपनों ने पढ़ ली 17वीं शताब्दी, कौन? जॉन कॉमेनियस। 18वीं शताब्दी पेस्टालोजी, और उसके बाद कौन है? टाइडमैन। उसके बाद अपन आते हैं 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी में सबसे पहले तो 1881 ईस्वी में एक पुस्तक आई। कौन सी पुस्तक आई? द चाइल्ड ऑफ द माइंड। ये पुस्तक आई 1881 ईस्वी में। कौन थे इसके लेखक? प्रेयर नामक विद्वान थे, प्रेयर नामक मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे ये? ये मूलतः डॉक्टर थे। और डॉक्टर किसके थे? शिशु रोग विशेषज्ञ थे। शिशु रोग विशेषज्ञ। ये शिशु रोग विशेषज्ञ। इनकी पत्नी है वो गर्भवती थी, अर्थात प्रेगनेंसी पीरियड उनका चल रहा था। तो इन्होंने पहले तो जो प्राचीन काल में या इनसे पहले जो विद्वान आए, जो पेस्टालोजी थे, जो टाइडमैन थे, उनका अध्ययन किया। और उनका जब अध्ययन किया, वो नया जो साहित्य में आ रहा था, जो मनोविज्ञान में नए परिवर्तन हो रहे थे, उनको इन्होंने देखा। और उन्होंने देखा कि किस प्रकार से शिशु का अध्ययन किया जा रहा है, बालकों का अध्ययन किया जा रहा है, तब उसका प्रभाव इन पर भी पड़ा। और उन्होंने अच्छे से पहले तो उनको पढ़ा और उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी का ही अध्ययन शुरू कर दिया। अर्थात पत्नी का अध्ययन करने से मतलब है कि अपने बच्चे का गर्भावस्था से अध्ययन शुरू कर दिया, क्योंकि इनकी पत्नी गर्भवती थी। पीछे अपनों ने देखा कि उन दोनों के बेटे 3.5 वर्ष के थे। तो इनकी पत्नी गर्भवती थी, तो इन्होंने उस बच्चे का अध्ययन शुरू कर दिया गर्भावस्था से। और कब तक किया? 12 वर्ष तक अध्ययन किया। इसलिए यहाँ पर 19वीं शताब्दी में प्रेयर एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि इन्होंने जो अभी तक जो अध्ययन चला आ रहा था, अपन देखेंगे पेस्टालोजी ने वैज्ञानिक अध्ययन किया तो बहुत महत्वपूर्ण है, उन्होंने केस स्टडी की तो महत्वपूर्ण है, परंतु वो शुरू कहां से कर रहे थे? वो शुरू 3.5 वर्ष से अध्ययन करना शुरू कर रहे थे। और इन्होंने इसको ले जाकर कहां रख दिया? गर्भावस्था तक रख दिया। और यहाँ पर इन्होंने शिशु का अध्ययन करना शुरू किया और लगभग 12 वर्ष तक इन्होंने अध्ययन किया। तो इसलिए इनका योगदान भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। और इन दोनों या यहाँ से लेकर यहाँ तक के पूरे व्यवहारिक अध्ययन को इनके द्वारा इस पुस्तक में व्यक्त किया गया, जिसका नाम है द चाइल्ड ऑफ द माइंड, जो कब आई थी? 1881 ईस्वी में आई थी। स्क्रीनशॉट लीजिए, महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक माने जाएंगे। तो यहाँ पर अपन किसको पढ़ रहे हैं? 19वीं शताब्दी को।
और 19वीं शताब्दी में अपन 1881 से पहले ले रहे हैं। सबसे पहला विवरण 81 का ले रहे हैं। 81 में एक विद्वान आए प्रेयर, जिन्होंने अपनी पुस्तक दी द चाइल्ड ऑफ द माइंड, और किस आधार पर दी? गर्भावस्था से बाल्यावस्था के बालक के व्यवहार के आधार पर। ठीक है, तो यहां पर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रेयर के द्वारा किया गया, जिसको आपको ध्यान रखना है। कहीं भी यूं पूछ लिया जाए कि जो बाल विकास है वो कहां से अध्ययन करता है? बाल विकास हम जानते हैं कि गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक अध्ययन करता है। अपन यूं भी कह सकते हैं कि गर्भावस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक अध्ययन करता है। तो ये शुरुआत किसने की? ये प्रेयर ने की थी। ठीक है, तो प्रेयर ने इस चीज की शुरुआत की थी। ये अपनों ने पढ़ा है पहला मनोविज्ञान। ठीक है, 19वीं शताब्दी में भी अपन और भी मनोवैज्ञानिक पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण है, और उनमें यदि अपन बात करें तो दूसरे मनोवैज्ञानिक के रूप में अपन पढ़ते हैं जेम्स सल्ली। जेम्स सल्ली का भी मनोविज्ञान के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, और इन्होंने जो स्थापना की थी, इन्होंने की थी कि ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी। देखिए, अगर 19वीं शताब्दी में अपन विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के योगदान की बात करें तो सबसे पहले तो प्रेयर का महत्वपूर्ण योगदान माना ही जाता है। जिनका योगदान किस रूप में माना जाता है? उनका योगदान माना जाता है गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक के बालक का अध्ययन करने में। उसके बाद यदि अपन बात करें जेम्स सल्ली की, तो जेम्स सल्ली ने चाइल्ड स्टडी या बालक के अध्ययन से संबंधित एक जो संस्था की स्थापना की थी, जो संस्था किसका कार्य कर रही थी? बाल अध्ययन का या बाल विकास के अध्ययन का या बालक के व्यवहार का अध्ययन कर रही थी, और उस संस्था का नाम क्या था? ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, जेम्स सल्ली का योगदान यही है, और बाल विकास से संबंधित इनकी कोई महत्वपूर्ण पुस्तक नहीं है जो अपन देखें। इनका बस इतना सा योगदान था, और ये संस्था है वो बालक के व्यवहार का अध्ययन कर रही थी, तो इसलिए अपनों ने इस संस्था को यहाँ पर देख लिया है। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी में पहले अपनों ने देखा प्रेयर को, उसके बाद अपनों ने देखा जेम्स सल्ली को। अब अपन बात करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक की। कौन है? 19वीं शताब्दी में ही एक मनोवैज्ञानिक आए जिनका नाम है स्टेनले, इसको स्टेनली भी बोलते हैं, स्टेनले होल। अब 19वीं शताब्दी में ये आए और इन्होंने एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया था। सबसे पहले तो इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था पेडागोजिकल सेमिनरी। ये इनके द्वारा प्रकाशित पत्रिका मानी जाती है। तो इन्होंने इस पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था, और इस पत्रिका के माध्यम से इन्होंने क्या प्रयास किए थे? इन्होंने बाल विकास के प्रयास किए थे। अर्थात बाल विकास में जो अध्ययन क्षेत्र है उसका क्षेत्र बढ़ाया जाना चाहिए, उसके संबंध में नए प्रयोग किए जाने चाहिए। तो इससे संबंधित इसमें ये कार्य करते थे, और इनके प्रयासों में जो महत्वपूर्ण प्रयास है वो ये हुआ कि इन्होंने बालक का गर्भावस्था से जो अध्ययन किया जा रहा था, और कहां तक किया जा रहा था? बाल्यावस्था तक किया जा रहा था, उसको इन्होंने यहां पर बाल्यावस्था को हटाकर और कहां तक कर दिया? किशोरावस्था तक कर दिया। अत्यंत महत्वपूर्ण चीज, यानी गर्भावस्था से किशोरावस्था तक जो वर्तमान में अपन अध्ययन करते हैं,
इस स्वरूप को लाने का श्रेय किसको जाता है? स्टेनले हॉल को जाता है। यानी वर्तमान में अपन बाल विकास में कहां तक अध्ययन करते हैं? गर्भावस्था से किशोरावस्था तक करते हैं, और ये जो गर्भावस्था से किशोरावस्था तक लाने का श्रेय किसको जाता है? स्टेनले हॉल को जाता है। तो इसलिए और यहां पर ही अब तक जितने भी मनोवैज्ञानिक पढ़े अपनों ने, वो क्या थे? वो सिर्फ और सिर्फ बाल मनोवैज्ञानिक थे। यानी यहां तक ये जो मनोविज्ञान जो अपन पढ़ते आ रहे हैं, ये बाल मनोविज्ञान था। अब यहां पर आया और यहां पर आते ही ये बाल विकास हो गया। मैंने आपको बताया था कि अपन अभी देखेंगे, थोड़ा बाद में देखेंगे। अब देखिए कैसा लग रहा है। 19वीं शताब्दी तक आते आते पहले जब मनोविज्ञान की शाखा विकासात्मक मनोविज्ञान से बालक का अध्ययन किया जाना शुरू हुआ था अलग से शाखा के रूप में, तब बाल मनोविज्ञान थी। और ये बाल मनोविज्ञान 17वीं शताब्दी में इसी रूप में रही, 18वीं शताब्दी में इसी रूप में रही, और 19वीं शताब्दी में जब स्टेनले हॉल आए तो स्टेनले हॉल के आते ही और ये बाल मनोविज्ञान क्या बन गई थी? बाल विकास बन गई थी। क्यों? क्योंकि इसका विकास हो चुका था। कहां से कहां तक? गर्भावस्था से जो बाल्यावस्था तक चल रही थी, वो अब गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक सीमित न रहकर किशोरावस्था तक आ गई थी। और यहां पर आते ही यह बाल विकास बन गई, और इसको बाल विकास बनाने का श्रेय चूंकि स्टेनले हॉल का है, तो इसलिए इनको इसका जनक भी कहा जाता है। जनक भी कहा जाता है। अब सामान्यतः यूं पूछ लिया जाता है कि बाल विकास का जनक कौन है? कॉमेनियस बोल दिया जाता है। कॉमेनियस के समय तो बाल विकास था ही नहीं, बाल मनोविज्ञान था। ठीक है। और बाल मनोविज्ञान, बाल विकास कब बना? 19वीं शताब्दी में बना। और 19वीं शताब्दी में भी यदि अपन बात करें तो 19वीं शताब्दी में लगभग 1893 ईस्वी में 1893 ईस्वी में ये परिवर्तन हुआ था। और सामान्यतः जो बाल विकास निश्चित स्वरूप की यदि बात करें तो 1930 ईस्वी तक आते आते 1893 में इसकी नींव पड़ चुकी थी, और स्पष्ट एवं निश्चित स्वरूप में ये अस्तित्व में 1930 तक आ चुका था। तो इसलिए यहाँ पर ये अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। और यहाँ पर एक चीज और भी बता देती हूँ, इन्होंने भी जो 2 पुस्तकें लिखी थी, जो स्टेनले हॉल है, इन्होंने भी 2 पुस्तकें लिखी थी। कौन कौन सी लिखी थी? इनकी यदि पुस्तकों की बात करें तो पहली तो थी चाइल्ड स्टडी और सोसाइटी, और दूसरी जो थी वो थी चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। ये मैं यहां पर इसलिए लिख रही हूं ताकि आपके स्क्रीनशॉट में आ जाए। हालांकि अपन इसको हटा के भी अच्छे से लिख सकते हैं। चलिए मैं यहां पर लिख देती हूं। 2 थी, एक तो थी चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, और दूसरी थी चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। ये थी, इनकी 2 पुस्तकें थी जो भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन यहां पर है। देखिए 19वीं शताब्दी में 3 मनोवैज्ञानिक अपनों ने पढ़ लिए। सबसे पहले प्रेयर पढ़े, जिन्होंने क्या परिवर्तन किया, वो 3.5 से गर्भावस्था तक ले गए। उसके बाद यदि अपन जेम्स सल्ली की बात करें तो उन्होंने तो बस इसके अध्ययन से संबंधित परिवर्तन किया था, और उनका माना जाता है 92 का।
जेम्स सल्ली का, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं है इसलिए नहीं बताया। उसके बाद अपन बात करते हैं स्टेनले हॉल की। तो 1893 में इन्होंने परिवर्तन किया था और पेडागोजिकल सेमिनरी नामक पत्रिका निकाली थी। और इसके साथ साथ ये 2 पुस्तकें, चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और इसके साथ साथ चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, ये 2 पुस्तकें निकाली थी। और इन्हीं के श्रेय से ही बाल मनोविज्ञान ने बाल विकास का स्वरूप प्राप्त किया था। ये चीजें अपनों ने पढ़ी, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इनके संबंध में ही एक चीज और बताती हूं। देखिए, आपने प्रश्नोत्तरी विधि तो देखी है, देखिए आपने प्रश्नोत्तरी विधि पढ़ी भी है, मनोविज्ञान में चलती है। प्रश्नोत्तरी विधि की यदि मूल जनक की यदि बात करें तो सुकरात माने जाते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में सुकरात ही ऐसे थे जो प्रश्नोत्तरी के माध्यम से और कुछ भी बताते थे, कुछ लिखते थे। ठीक है, तो प्रश्नोत्तरी विधि के वैसे मौलिक जनक तो देखे तो सुकरात, परंतु उनका कोई स्पष्ट और निश्चित स्वरूप नहीं था कि किस प्रकार से प्रश्नोत्तरी होनी चाहिए। उसके बाद अगर स्पष्ट व निश्चित रूप से यदि मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी की यदि बात करें, प्रश्नोत्तरी विधि का जनक यदि अपन बात करें तो कौन माने जाते हैं, याद कीजिए, का जनक माना जाता है वुडवर्थ। वुडवर्थ को प्रश्नोत्तरी विधि का जनक कहा जाता है। ठीक है, यदि आपसे पूछ ले सीधा का सीधा मनोविज्ञान में प्रश्न आ जाए कि प्रश्नोत्तरी विधि के जनक कौन है, तो वुडवर्थ ही माने जाते हैं। ठीक है, आदि जनक पूछ लिया जाए तो आप सुकरात कर सकते हो। अब एक नया और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, ये आपको क्यों बताया गया है? ये आपको इसलिए बताया गया है क्योंकि यदि बाल मनोविज्ञान से प्रश्नोत्तरी पूछ ले, बाल मनोविज्ञान से संबंधित सर्वप्रथम प्रश्नोत्तरी का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? जाहिर सी बात है, स्टेनले हॉल को पढ़ रहे हैं तो स्टेनले हॉल के द्वारा किया गया। अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है, नोट लगाकर यहां पर लिख सकते हैं आप, नोट लगाकर लिख लीजिए कि यहां पर बाल मनोविज्ञान, अपन बाल मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, बाल विकास पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अपने से वो ही टॉपिक पूछे जाएंगे, तो उसी से संबंधित अपने को पूछा जाएगा। तो बाल विकास से संबंधित या बाल मनोविज्ञान से संबंधित इसमें जो प्रश्नोत्तरी निर्माण की थी या प्रश्नोत्तरी का प्रयोग किया था, तो वो सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक थे स्टेनले हॉल। ये सबसे महत्वपूर्ण तथ्य माना जाता है, इसको भी नोट कर लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं अपन अगली शताब्दी की तरफ। अगली शताब्दी कौन सी? बाल विकास के क्षेत्र में 20वीं शताब्दी। अब 20वीं शताब्दी में क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए? अब देखिए, 20वीं शताब्दी तक आते आते बाल विकास ने एक निश्चित स्वरूप प्राप्त कर लिया था। अनेक मनोवैज्ञानिक इसके क्षेत्र में काम कर रहे थे, ये हम जानते ही हैं। परंतु इसके साथ साथ ही कुछ जो नया हुआ 20वीं शताब्दी में, वो अपन इस क्लास में देख लेते हैं। 20वीं शताब्दी में नया क्या हुआ था? देखिए, एक तो बाल सुधार गृह की स्थापना हुई थी। बाल सुधार गृह की स्थापना हुई थी। कहां हुई थी? अमेरिका में हुई थी। अमेरिका में हुई थी। और अमेरिका में भी पूछ ले तो कहां हुई थी? न्यूयॉर्क में हुई थी। न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई थी, बाल सुधार गृह की। दूसरी बात, दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन, 20वीं शताब्दी में ही बाल निर्देशन गृह की भी स्थापना की गई। यानी बच्चों के संबंध में जो भी निर्देश दिए जाएं, किस प्रकार के निर्देश दिए जाएं, किस प्रकार की रणनीति हो, प्रणाली हो, तो उससे संबंधित जो बात करें तो ये एक विद्वान है, हीली नामक विद्वान आते हैं, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। दो महत्वपूर्ण चीजें 20वीं शताब्दी में, दो महत्वपूर्ण बात, बाल सुधार और बाल निर्देशन गृह। उसके बाद अपन बात करते हैं 20वीं शताब्दी में भारत में भी बाल विकास आ चुका था।
और भारत में भी इससे संबंधित प्रयास किए जाने शुरू हो गए थे। किसने किए थे? देखिए, इसके संबंध में भी दो तथ्य आते हैं। आप एक बार इसको छोड़ दीजिए, यहां पर मैं दो तथ्य बताऊं। एक तो विद्वान थे गिजुभाई बधेका, ये थे, और इन्होंने 1920 ईस्वी में सूरत में बाल अध्ययन गृह की स्थापना की थी। कौन? गिजुभाई बधेका 1920 ईस्वी में कहां पे? सूरत में। क्या? बाल अध्ययन गृह की स्थापना की थी। ठीक है, ये है भारतीय प्रयास। मैंने आपको बताया कि ये दो प्रयास थे। तो दूसरा कौन था? दूसरे जो महत्वपूर्ण योगदान करने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे या विद्वान थे, उनकी यदि बात करें तो वो थे ताराभाई मोडेक। ताराभाई मोडेक नामक एक विद्वान थे। उन्होंने 1930 ईस्वी में बाल मनोविज्ञान से संबंधित या बाल मनोविज्ञान के विकास के संदर्भ में, बाल मनोविज्ञान के विकास के संदर्भ में है वो प्रयास करना शुरू किया था, यानी इनके द्वारा प्रयास किया गया था। ठीक है, तो यहां पर चार महत्वपूर्ण चीजें मैंने आपको बताई है। 20वीं शताब्दी में एक तो बाल सुधार गृह की स्थापना हुई थी न्यूयॉर्क अमेरिका में, बाल निर्देशन गृह की स्थापना हिली द्वारा की गई थी, और दो भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस संबंध में इस क्षेत्र में प्रयास किए थे। एक तो गिजुभाई बधेका और दूसरे ताराभाई मोडेक। गिजुभाई बधेका ने प्रयास 1920 में किया था और उन्होंने 1930 में। परंतु फिर भी यदि आपसे कोई पूछ ले कि भारतीय क्षेत्र में या भारत में बाल मनोविज्ञान से संबंधित प्रथम प्रयास किसका माना जाता है, तो ताराभाई का माना जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सिर्फ स्थापना की थी, परंतु इसके विकास का जो काम किया था वो ताराभाई ने किया था। तो सामान्यतः ताराभाई मोडेक का स्थान है वो ज्यादा ऊंचा माना जाता है, उनका प्रयास ज्यादा अच्छा माना जाता है, तो इसलिए इनको अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। परंतु यदि ये बोले कि पहला प्रयास किसने किया था, तब तो इन्होंने किया था। परंतु युग पूछ ले कि महत्वपूर्ण प्रयास किसने किया था, तब इन्होंने किया था। इन्होंने क्या किया? सिर्फ बाल अध्ययन गृह स्थापित किया था और इन्होंने इस संबंध में इसके विकास के अनेक प्रयास किए थे। 20वीं शताब्दी में तीन चीजें अत्यंत महत्वपूर्ण, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे। और इस प्रकार से अपनों ने क्या पढ़ा, समेट लेते हैं थोड़ा सा 2-3 मिनट में अपन रिवीजन करेंगे, पीछे का देखेंगे क्या क्या पढ़ा। देखिए, यहां पर आज की क्लास में अपनों ने क्या पढ़ा? अपनों ने मनोविज्ञान की शुरुआत ही की है रीट एग्जाम को देखते हुए आपकी डिमांड पर, अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलेगी और इस प्रकार से क्लास चलेगी कि आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं किया जाए, आपको जो चीजें चाहिए वो लगातार आपको दी जाए। ठीक है, और यहां पर आज की क्लास में अपनों ने देखा कि बाल मनोविज्ञान बाल विकास तक कैसे पहुंचा। ठीक है, महत्वपूर्ण बात। अब और जो दर्शन शास्त्र वो चीजें तो सिर्फ समझाने के लिए थी, वो अपने कहीं भी काम नहीं आने वाली है, सीधी की सीधी बात है। अपने को जो काम आएगी वो बाल मनोविज्ञान से लेकर बाल विकास तक का सफर काम में आएगी। अपनों ने 17वीं शताब्दी से देखा 18वीं शताब्दी तक, तो 17वीं शताब्दी में बाल मनोविज्ञान बना और उसने 19वीं शताब्दी तक आते आते बाल विकास तक का सफर पूरा कर लिया था और वो बाल विकास के रूप में आ गया था। 17वीं शताब्दी में यदि बात करें तो कॉमेनियस नामक एकमात्र विद्वान थे जिनका प्रयास था इस क्षेत्र में।
अगर 18वीं शताब्दी में बात करें तो यहाँ पर 2 विद्वान थे, पेस्टोलॉजी और टाइडमैन। उसके बाद 19वीं शताब्दी की बात करें तो 3 विद्वान थे। कौन कौन से? प्रेयर, जेम्स सल्ली और उसके बाद स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण विद्वान माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने तो इसके क्षेत्र में एक आंदोलन ही चला दिया था। अपनी पेडागोजिकल सेमिनरी नामक पत्रिका के माध्यम से इस क्षेत्र में ये आंदोलन तक इन्होंने चला दिया था। और इनके प्रयासों से ही, यानी गर्भावस्था से किशोरावस्था तक ले जाने में इन्हीं का प्रयास रहा, और इन्हीं के प्रयासों से ही बाल मनोविज्ञान बाल विकास तक के सफर तक पहुंचा। और इसी के साथ इसीलिए इन्हीं को अपन बाल विकास के जनक भी कहते हैं। आज की क्लास में इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।